नमस्ते बच्चों, क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो चैप्टर 4 चल रहा है, द रेड रैप, और इसमें इसका पार्ट 3 है। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें देखें तो उन्हें भी देख लेना। ये इसका पार्ट 3 है और पेज नंबर चल रहा है हमारा 35 नंबर पेज। हमने जान लिया था कि जो चूहे जाने वाला घुमक्कड़ व्यक्ति है वो जंगल में फंस जाता है और अंत में वो क्या हो जाता है, निराश, और बिल्कुल मरने वाला होता है थक कर, लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटाता है क्योंकि उसे लगता है आसपास कोई है, वहाँ लोग होंगे, वहाँ कोई मिल होगी, तो वो वहाँ जाता है। अब देखिए ऊपर से पैराग्राफ है सेकंड, दूसरा, द रैम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। द रैम्स जो आयरन वर्क यानी लोहे का कारखाना, विच जो कि आर है, नाउ अब क्लोज डाउन जो कि अभी बंद हो गया है, वर थे, नॉट सो लॉन्ग एगो यानी ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, नॉट नहीं, सो लॉन्ग एगो यानी ज़्यादा लंबे समय पहले, ए लार्ज प्लांट, एक लार्ज बड़ा, प्लांट संयंत्र या कारखाना, विद स्मेल्टर, विद के साथ, स्मेल्टर यानी किसी को पिघलाना है, ऐसी जगह या स्थान कह सकते हैं पिघालक जो पिघलाने का काम करे, स्मेल्टर, रोलिंग मिल यानी जो किसी को बेलने की काम आए, बेलने की मिल, एंड और फोर्ज ढलाई खाना, इसे लोह खाना कह सकते हैं या ढलाई भट्टी कह सकते हैं। तो देखिए रैम जो आयरन वर्क जो कि अभी बंद हो गया है, ज़्यादा समय पहले नहीं, एक बड़ा संयंत्र या कारखाना था जिसमें पिघालक, बेलने की मिल और ढलाई भट्टी थी या लोह खाना था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड barges and scows slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shipped down from the big charcoal crates। देखिए अब इस मिल में क्या होता है गर्मियों में सर्दियों में, वो बता रहा है इसके प्रभाव क्या हैं। चीनी से छेंटा खागो असली में छेंटा खागो है मर जा। ये इतने खड़े खड़े आदमी है परेशान करके छेंटा लो, ये कि छेंटाओ, बता कैसी बात है। इन द समर टाइम यानी गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स लंबी पंक्तियाँ, ऑफ हेविली यानी भारी, लोडेड लदे हुए, बारगेज यानी ऐसी नावें जिनमें माल ढोया जाए, मालवाहक नौकाएँ यानी भारी सामानों से लदी नौकाएँ, एंड और स्काउज यानी ऐसी नावें जिनका पैना चपटा हो और ये भी माल ले जाने के काम आएंगी। स्लाइड डाउन यानी नीचे खिसकती थी, द कैनल नहर में, विच जिसे या जिन्हें ले जाया जाता, टू ए लार्ज एक बड़ी, इनलैंड अंतर्देशीय, लेक झील की ओर या झील में। गर्मियों के समय भारी सामानों से लदी नौकाओं की पंक्तियाँ और माल ढोने वाली या ऐसी नावें जिनका पैंदा चपटा हो, चपटे पैंदी वाली नावें नहर की ओर खिसकती थी या नहर में खिसक कर जाती थी, जिन्हें एक बड़ी अंतर्देशीय झील में ले जाया जाता था। एंड और इन द विंटर टाइम, गर्मियों का समय तो समर टाइम और सर्दियों के समय विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में द रोड्स सड़कें, नियर के पास में, द मिल की, वर थी या हो जाती थी, ब्लैक काली, फ्रॉम से ऑल द कोल डस्ट, ऑल सभी, कोल डस्ट कोल कोयले की, डस्ट धूल से यानी कोयले की धूल से कैसे हो जाती थी काली, विच जिन्हें या जो
शिफ्ट डाउन छनकर नीचे जाती थी, फ्रॉम सी बिग चारकोल क्रेट्स, बिग बड़े चारकोल क्रेट्स खांचों से। और सर्दियों के समय मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो कि नीचे चारकोल की क्रेट या खांचों से छनकर गिरती थी। इसने बस परिचय उसका दिया है, उस जो वो व्यक्ति है चूहेदानियों वाला, जैसे ही उसका सिर ज़मीन पर पड़ता है भूमि पर, उसे धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, थपथपाने की आवाज़। उसे लगता है यहाँ कोई मिल है, यहाँ कोई लोखाना है, तो वो वहाँ जाता है। अभी जाता है, पहुँचा तो है नहीं, लेकिन लेखक अपनी तरफ से इन पंक्तियों को जोड़ रहा है कि रैमजो आयरन वर्क, इसमें क्या होता था गर्मियों के समय, सर्दियों के समय। तो इसी का एक साथ सुने। रैमजो आयरन वर्क जो कि अब बंद हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, जिसमें पिरगालक, बेलने की मिल और ढलाई भट्टी थी, यानी लोखाना था। गर्मियों के समय में भारी सामानों से लदी हुई नौकाओं की पंक्तियाँ और चपटे पहनने वाली नावें नहर में खिसक कर जाती थी या नहर में जाती थी, जिन्हें एक अंतर्देशीय झील में ले जाया जाता था। और सर्दियों के समय में मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल से लगभग काली हो जाती थी, जो कि चारकोल की खांचों से नीचे छनकर गिरती थी। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। अब यहाँ उसी जो पैडलर है चूहेदानियों वाला, उसकी अभी कोई बात नहीं है। अभी ये लेखक अपनी तरफ से एक बात कह रहा है। ड्यूरिंग के दौरान, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क, वन एक, ऑफ द लॉन्ग डार्क लॉन्ग लंबी, डार्क अंधेरी या गहरी, इवनिंग शामों में से, इवनिंग्स शामों के दौरान या शामों में से, जस्ट बिफोर ठीक पहले, क्रिसमस की यानी क्रिसमस के ठीक पहले, लंबी गहरी या अंधेरी शामों में से एक शाम के दौरान, द मास्टर मालिक स्मिथ लोहार, अब मालिक यानी जो लोहारों का मुख्य है, मालिक है, मुख्य लोहार कह सकते हैं मास्टर स्मिथ को, एंड और हिज हेल्पर, हिज उसका, हेल्पर सहायक यानी जो उसकी सहायता करने वाला हो, सेट बैठे हुए थे, इन द डार्क फोर्ज, डार्क अंधेरे, फोर्ज ढलाई खाने पर या ढलाई भट्टी पर या लोह खाने पर, नियर पास में द फर्नेस भट्टी के, वेटिंग फॉर जो कि इंतजार कर रहे थे, पिग आयरन, पिग आयरन यहाँ इसका अर्थ है कच्चा लोहा, पिग यानी कच्चा, जो कि कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। और कहाँ बैठे हुए थे? भट्टी के पास में, ढलाई खाने में। विच, अभी इसी को ऐसा सुन लें, क्रिसमस के ठीक पहले लंबी अंधेरी शामों में से एक शाम के दौरान, मुख्य लोहार और उसका सहायक ढलाई भट्टी में या लोह खाने में एक भट्टी के सामने कच्चे आयरन का इंतजार करते हुए बैठे हुए थे, यानी बैठे हुए भट्टी के पास। और किसका इंतजार कर रहे हैं? कच्चे लोहे का। विच, जिसे या जो, हैड बीन पुट रखा गया था, इन द फायर आग में, टू बी रेडी तैयार करने के लिए, टू पुट रखने को, ऑन द एनविल निहाई पर, एनविल का अर्थ है निहाई, यानी लोहे का एक बड़ा सा खंड जिस पर लोहे के जो कच्चे लोहे हैं उनको पीट कर उनको आकार दिया जाए, तो इस पर पीटने का काम किया जाएगा, उसको आकार देने का काम किया जाएगा, एनविल। एक साथ देखें इसी के, जिसे आग में रखा गया था और न्याय पर रखने के लिए तैयार किया जा रहा था।
जब वो कच्चा लोहा है उसे आग में डाला गया है, वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा तो नरम हो जाएगा, और जब लोहा बिल्कुल गर्म हो जाएगा और लाल सुर्ख हो जाएगा तो उसे बाहर निकाला जाएगा और इस न्याई पर एनुअल पर रखकर इसे आकार दिया जाएगा, जो इसे आकार दिया जाना है। तो एनुअल क्या है? एक बड़ा सा लोहखंड है या लोह का टुकड़ा है या भाग है, इस पर इसको पीटा जाएगा। और पिग आयरन कच्चा लोहा है जिसे आकार देना है, इसलिए इसको कहाँ डाला है? पहले आग की भट्टी में, इसलिए वो भट्टी के पास बैठे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। ये पंक्तियाँ थोड़ी ध्यान देने योग्य हैं। दें एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन। इसको यहीं तक देखें। एवरी नाउ एंड देन, एवरी प्रत्येक, नाउ एंड देन, नाउ अब, देन तब, अब और तब, लेकिन इसका अर्थ है जब कभी या जब तब, कह सकते हैं यदा कदा। संस्कृत में आपने पढ़ा हो या हिंदी में भी कि जब कभी, तो नाउ एंड देन जब कभी या समय समय पर, वन ऑफ देम, वन एक ऑफ देम उनमें से, यानी उनमें से एक, गोट अप खड़ा होता या उठता, टू स्टिर हिलाने को या हिलाता, द ग्लोइंग चमकते हुए मास पिंड को। कौन से पिंड को? जो लोहे का, जो कच्चा लोहा है जो भट्टी में डाला गया उसकी बात कर रहे हैं। मास चमकते हुए पिंड को या लोहे को, विद के साथ एक लॉन्ग आयरन बार, लॉन्ग लंबी आयरन लोहे की बार, छड़ी को या छड़ी से। समय समय पर उनमें से एक उस चमकते हुए लोहे को, लोहे की एक बड़ी या लंबी छड़ी से हिलाने के लिए उठता, यानी जो मुख्य लोहार है इसके जो सहायक हैं, इनमें से कोई भी एक आदमी या एक जना एक खड़ा होता समय समय पर बार बार, और उस भट्टी में जो लोहे का पिंड पिघलाया जा रहा है, कच्चा लोहा है, उसे एक लंबी छड़ी से हिलाता। आज नीचे चींटे यानी चेंटे परेशान कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ध्यान दें। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, रिटर्निंग वापस लौट आता, इन ए फ्यू मोमेंट्स कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में वापस लौट आता, यानी कि पहले जाता, उसको हिलाता, फिर बैठता, फिर जाता, फिर आता, ऐसे काम चल रहा है। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, ड्रिपिंग बहते हुए, विद के साथ, पर्सपिरेशन पसीने के, यानी जो कि बहते हुए पसीने के साथ थे, यानी उनका पसीना बह रहा था, क्योंकि आग की भट्टी है। या सर्दी के दिनों चाहे गर्मी के, आग के पास जाएंगे तो गर्मी ही लगेगी, ऊष्मा का अनुभव होगा तो पसीने भी आएंगे। हालांकि दिसंबर का महीना है, भयंकर सर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन भट्टी के पास होने अब भी क्या लग रही है? गर्मी, तो पसीना बह रहा है। तो देखो THOUGH, इसको पढ़ेंगे दो, और जो THROUGH है उसको थ्रू, उसका अर्थ है से या के माध्यम से, के द्वारा, इसको पढ़ेंगे यद्यपि या हालांकि। दो एज वाज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। दो हालांकि या यद्यपि, एज जैसा कि, वाज थी, द कस्टम प्रथा या रिवाज, ही वह या उसे, वोर पहनना होता था या पहनता था, नथिंग कुछ नहीं, बट लेकिन, ए लॉन्ग शर्ट एक लंबी कमीज, एंड और ए पेयर एक जोड़ी, और वुडन शूज लकड़ी के जूते। हालांकि जैसा कि प्रथा थी वह कुछ नहीं पहनता था, केवल एक लंबी शर्ट यानी लंबी कमीज और एक जोड़ी लकड़ी के जूते। वहाँ क्या प्रथा थी? जो भट्टी के पास काम कर रहा है, जो इसको बार बार हिलाएगा डुलाएगा, जो ये काम कर रहा है, वो एक लंबी शर्ट पहनेगा और एक जोड़ी लकड़ी के जूते। तो कच्छा पजामा नहीं पहनेगा, बिल्कुल नंगा।
इसका मतलब तो यही है, ये खुद कह रहा है कि एक जोड़ी लकड़ी के जूते, नीचे जूते पहन लिए, ऊपर एक बड़ी शर्ट पहन ली, और जहाँ ढकने की चीज़ थी वो तो कुछ किया ही नहीं। आगे देखें इनको पहनने का फ़ायदा। और देखो ये तो हो गया, इसी का एक साथ सुने। क्रिसमस के ठीक पहले लंबी गहरी या लंबी अंधेरी शामों में से एक शाम के दौरान मुख्य लोहार और उसका सहायक ढलाई खाने में भट्टी के पास बैठे हुए थे, जो कि कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे जिसे आग में डाला गया था, निहाई पर रखने के लिए तैयार करने के लिए। प्रत्येक समय समय पर उनमें से एक उस चमकते हुए लोहे को या उसके पिंड को हिलाता एक लंबी छड़ी से। जैसा कि प्रथा थी, वह कुछ भी नहीं पहनता था, लेकिन एक लंबी कमीज और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहनता था या उसे पहनने होते थे। और देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑल द टाइम देयर वाज मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। बारिश, यस बॉस यस, बारिश आ रही है। देख मैं पढ़ रहा है, देखो ऑल द टाइम यानी पूरे समय, देयर वहाँ, वर थे या होती थी, मैनी अनेक, साउंड्स आवाज़ें, टू बी हर्ड जिन्हें सुना जा सकता था, इन द फोर्ज लोखाने में या ढलाई भट्टी में। वहाँ पूरे समय आवाज़ें होती रहती थी जिन्हें ढलाई भट्टी में सुना जा सकता था, यानी हर समय आवाज़ होती रहती थी कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ की। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। द बिग बड़ा, बेलोज धोंकनी यानी जो आवाज़ करेगी, इसका अपना भी काम है। ग्राउंड कराहती थी, ग्राउंड कराना, ये कराहती थी। एंड और द बर्निंग कोल, बर्निंग जलता हुआ, कोल कोयला, क्रैक्ड चटकता था। क्रैक यानी चटकता था, यहाँ से करते लेंगे कड़कड़ाता था। बड़ी धोंकनी कराहती थी और जलता हुआ कोयला कड़कड़ाता था, इनकी आवाज़ आती। द फायर बॉय शोवेल चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। द फायर बॉय यानी जो लड़का आग जलाने वाला है, आग जलाने वाला लड़का शोवेल झोंकता था चारकोल, चारकोल इनटू द मो यानी पेट में या उसके गर्भ में, ऑफ द फर्नेस भट्टी में यानी भट्टी के पेट में, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, विद के साथ एक ग्रेट बड़ी डील आवाज़ के, ऑफ क्लेटर खड़खड़ाहट की। आग जलाने वाला लड़का चारकोल को भट्टी के पेट में झोंकता था या डालता था एक बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, आउटसाइड बाहर की ओर या बाहर की तरफ, रोड दहाड़ता था, द वाटरफॉल यानी वाटरफॉल पानी का नीचे गिरना, जिसे कहेंगे जलप्रपात। जलप्रपात में क्या होता है, बड़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, तो बाहर की तरफ जलप्रपात दहाड़ता था या उससे आवाज़ आती थी। एंड और ए शार्प नॉर्थ वाइंड whipped the rain against the brick tile roof। एंड और ए शार्प नॉर्थ, ए शार्प तीखी, नॉर्थ उत्तरी, वाइंड हवा, विप्ड काटते कोड़े की तरह मारती थी या प्रहार करती थी, द रेन वर्षा को, अगेंस्ट के विरुद्ध, द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक यानी ईंट से, टाइल यानी टाइलों से, रूफ जो छत बनी है यानी ईंट और टाइलों से बनी छत को, और बाहर की ओर
जलप्रपात दहाड़ता था और एक उत्तरी हवा बरसात को दीवार के विरुद्ध, जो कि ईंटों से बनी थी, वहाँ उस बरसात को कोड़े की तरह मारती थी या उसकी तरह प्रहार करती थी। यानी बाहर जलप्रपात के, ये इसने जोड़ा कहाँ से, इस लाइनें कहाँ से ले आया लेखक, कहाँ जलप्रपात है, कहाँ क्या है। बहुत दूर होना चाहिए जलप्रपात, जंगल है। जब ये सारी व्यवस्था है तो चूहे दाने वाला भटक क्यों रहा है, उसे पता होना चाहिए कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन वो कह रहा पेड़ों के झुरमुटे हैं, रास्ते उलझे हुए हैं, ये जन कहाँ से आ गए। भट्टी हो जाए चलो ठीक है, लोग खाना। बाहर की ओर जलप्रपात दहाड़ता था और उत्तरी हवा ईंटों से बनी हुई दीवार के विरुद्ध बरसात के पानी को या वर्षा की बूंदों को कोड़े की तरह मारती थी। इसका इच्छा सुने। और पूरे समय ढलाई भट्टी में या लोखाने में अनेक आवाज़ें सुनी जा सकती थी, बड़ी धोंकनियाँ कराती थी और जलता हुआ कोयला कड़कड़ाता था। आग जलाने वाला लड़का चारकोल को भट्टी के पेट में एक बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ साथ झोंकता था। बाहर की ओर जलप्रपात दहाड़ता था और उत्तरी हवा ईंटों से बनी हुई दीवार के विरुद्ध बरसात की बूंदों को कोड़े की तरह मारती थी। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। अब इसकी एंट्री हो रही है चूहे दाने वाले व्यक्ति की। इट यह है, वास्ता, प्रोबेबली संभवतः, एन अकाउंट, ऑन अकाउंट, अकाउंट इसका अर्थ खाता होता है, लेकिन यहाँ इसका कोई भी मतलब नहीं है। ऑफ ऑल दिस यानी इसकी ओर, नॉइस आवाज़ के या शोर के कारण। हाँ, ये इसका अर्थ ले सकते हैं अकाउंट का के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस यानी इस शोर के कारण। दैट कि द ब्लैकस्मिथ जो लोहार है, डिड नॉट नोटिस, नोट नहीं नोटिस दिया, ध्यान दिया, दैट कि ए मैन एक आदमी हैड ओपनड खोला है, द गेट दरवाजे को, एंड और एंटर्ड प्रवेश कर गया है, द फोर्ज ढलाई भट्टी में या लोखाने में, अंटिल जब तक कि ही वह स्टूड खड़ा हो गया, क्लोज अप टू यानी निकट या पास में, द फर्नेस भट्टी के। संभवतः यही कारण रहा होगा, यानी इसी शोर के कारण उस लोहार ने नहीं ध्यान दिया कि किसी ने, एक आदमी ने दरवाज़ा खोला है और अंदर ढलाई भट्टी के प्रवेश कर गया है, जब तक कि वह भट्टी के निकट खड़ा नहीं हो गया है। यानी ये जो शोर हो रहे हैं उसमें जो बड़ी बड़ी धोंकनियाँ करा रही हैं, जलप्रपात दहाड़ रहे हैं, इनसे जो आवाज़ हो रही है, इसके कारण शायद जो मुख्य लोहार है उसने ध्यान नहीं दिया कि किसी एक आदमी ने दरवाज़ा खोला है और अंदर प्रवेश कर गया है। और कब तक ध्यान नहीं दिया, जब तक वो भट्टी के निकट खड़ा नहीं हो गया। यानी वो चोर जाने वाला व्यक्ति आया, दरवाज़ा खोला, अंदर आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया और वो एक भट्टी के निकट खड़ा हो गया। अब उसने बस थोड़ा सा ध्यान दिया है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire। Surely निश्चित रूप से, इट वाज यह था, नथिंग कुछ नहीं, अनयूजल असामान्य, फोर पुअर गरीब, वैगबॉन्ड्स घुमक्कड़ों के लिए या आवारा व्यक्तियों के लिए, विदाउट के बिना, एनी बेटर शेल्टर, एनी कोई, बेटर इससे बेहतर, शेल्टर शरण या आश्रय स्थल, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, टू बी अट्रैक्टेड जैसे आकर्षित हों या जिसकी ओर खींचे जाएं, टू द फोर्ज भट्टी की ओर, ढलाई भट्टी की ओर,
बाय द ग्लो यानी चमक ऑफ लाइट रोशनी की, विच जो कि एस्केप्ड बच निकलती थी या भागती थी, यानी निकलती थी, यहाँ इसका अर्थ लेंगे निकलती थी, थ्रू से होकर, द सूटी पेंस यानी शीशे, सूटी जिन पर कालिक लगी हो, कालिक भरे शीशे। सुनो, निश्चित रूप से यह गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए असामान्य बात नहीं थी कि वे बिना किसी देखिए अभी हुआ नहीं, अभी हुआ क्या, पूरी वीडियो बना चुकी। तो क्या एक कई बात है तारी। देखिए अभी हुआ क्या, हमने पूरी वीडियो बना दी थी, वो कट हो गई। अभी आधी आपने देखी, अभी इससे पहले आधी ये बची थी और आधी कट हो गई, पूरी बन गई थी, लेकिन अब हमें दोबारा से कंटिन्यू करना है। कहाँ चल रहे थे आप? आधे घंटे पर हैं और पहुँच गए हैं। देखो, निश्चित रूप से एक गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए असामान्य बात नहीं थी कि वे एक अच्छे शरण स्थल के आश्रय स्थल के लिए, वो भी रात्रि में, इस ढलाई भट्टी की ओर आकर्षित हों, जिसमें रोशनी की चमक कालिक भरे शीशों से आती थी और इसमें आग के सामने स्वयं को गर्म रख सकें, इसके लिए वे आते थे। वे कौन? घुमक्कड़ व्यक्ति या गरीब व्यक्ति। किस लिए? कि रात्रि का जो आश्रय है यहाँ ले सकें और अपने स्वयं को गर्म कर सकें, क्योंकि ठंड का मौसम है और रात्रि में जंगल में कोई भी जगह नहीं है ठहरने के लिए, तो वो यहाँ आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ, ये अर्थ हुआ है कि नहीं हुआ तो देख लेना, हुआ है या नहीं पता नहीं, चलो देख लेते हैं। द ब्लैक स्मिथ लोहारों ने ग्लेंस नज़र डाली या दृष्टि डाली, ओनली केवल कैजुअली, लापरवाही से, एंड और इनडिफरेंटली, उदासीनता के भाव से। डिफरेंटली अलग तरीके से, इनडिफरेंटली अलग तरीका नहीं है, सामान्य यानी उदासीनता से। एट द इंट्रूडर यानी जो बिना किसी आज्ञा के अंदर घुसाया हो, प्रवेश कर गया हो, जैसे कहेंगे घुसपैठिया। लोहारों ने उस घुसपैठिए की ओर लापरवाही और उदासीनता से देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. वह looked दिखाई देता था, the way उसी तरीके से, people of his type उस तरह के लोग या उस भांति के लोग, उसके प्रकार के लोग, यूजुअली सामान्यतः डेड होते थे, वेद के साथ, ए लॉन्ग बियर्ड एक लंबी दाढ़ी के, डर्टी गंदे, रैगड चिथड़ों में, एंड और विद के साथ, ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, बंच गुच्छा ऑफ रेड ट्रैप्स, चुएदानियों का, डेंगलिंग जो कि झूल रहा था, ऑन हिज चेस्ट उसकी छाती पर या सीने पर। वह उसी तरह दिखाई देता था जैसे कि उस प्रकार के लोग दिखाई देते थे या होते थे। और ऐसे लोग कैसे होते थे? जिनकी एक लंबी दाढ़ी होती, जो गंदे होते, जिनके कपड़े फटे हुए होते या चिथड़ों में होते। और इसकी छाती पर क्या था देखिए, और इसके सीने पर चूहेदानियों का एक गुच्छा झूल रहा था। अब देखें नेक्स्ट, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट without honoring him with a single word. Honor, HONOUR, ऑनर बोलते हैं, दूसरा ऑनर अलग है, इसको हॉनर नहीं बोलेंगे, एस साइलेंट है। ही उसने आस्क्ड मांगी,
आस्क्ड होता है पूछना या पूछी, लेकिन परमिशन यानी अनुमति मांगी जाएगी तो आस्क्ड मांगी, परमिशन अनुमति। टू स्टे ठहरने के लिए या रुकने के लिए, उसने ठहरने के लिए परमिशन या अनुमति मांगी। एंड और द मास्टर ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार, मास्टर उनका मालिक यानी मुख्य लोहार, नोडेड हिलाया, क्या हिलाया, सिर हिलाया। ए हॉटी एक घमंड भरी, कंसेंट सहमति, विदाउट के बिना, ऑनरिंग सम्मान के, हिम उसके, विद के साथ, ए सिंगल वर्ड एक शब्द के, यानी उसने वहाँ ठहरने की अनुमति मांगी और मुख्य लोहार ने घमंड भरी सहमति से सिर हिलाया उसके सम्मान में बिना किसी एक शब्द के, यानी उस मुख्य लोहार ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसने अनुमति मांगी, क्या मैं यहाँ रोक सकता हूँ, तो उसने अपना सिर हिलाया, वो भी घमंड के भाव से, और उसके सम्मान में कोई भी एक शब्द नहीं बोला। जैसा कि आमतौर पर होता है, कोई आता है तो उसके लिए हम शब्द उपयोग करते हैं, आइए, श्रीमान बैठिए, या जो भी उसके सम्मान में कहते हैं, तो एक भी शब्द उसके सम्मान में बोले बिना घमंड भरी सहमति जताई। दैट ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, द ट्रैम्प उस आवारा व्यक्ति ने, डिड नॉट से, नॉट से नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी, आइदर या तो, उस आवारा व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। ही डिड नॉट, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। ही वह हैड नॉट कम नहीं आया था, देयर वहाँ, टू टॉक बात करने को, बट लेकिन, ओनली केवल, टू वार्म गर्म करने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, एंड और स्लीप सोने के लिए। देखिए अब हम स्पीड थोड़ा तेज़ कर रहे हैं तो समझते जाएं। ही वह वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था, वह तो केवल वहाँ स्वयं को गर्म करने और सोने आया था। इसका काम इतना ही था कि रात्रि में जगह मिल गई है, इसको हिम्मत आ गई, यहाँ लोग हैं, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। ये बस सा हुआ भागता हुआ जा रहा था, थक गया था, अब यहाँ सोने के लिए आया और गर्म करने के लिए। तो इस आवारा व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, वह तो यहाँ बात करने को नहीं आया था, केवल स्वयं को गर्म करने और सोने के लिए आया था। सीधा अपने काम से काम रख रहा था, कोई फालतू मेल मिलाप नहीं कर रहा था, किसी से याराना दोस्ताना नहीं बढ़ा रहा था, अपने उद्देश्य में फिक्स था, उसी पर अटका हुआ था, दृढ़ था। इन दोज डेज द रेम्सो आयरन मिल वाज owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. In those days, उन दिनों, द रेम्सो आयरन मिल, ये जो आयरन का कारखाना है उसका नाम रेम्सो, वाज थी owned, जिसका स्वामी था, बाय ए वेरी प्रोमिनेंट, वेरी बहुत प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध या विख्यात, आयरन मास्टर, इसको हम आयरन मास्टर भी कहेंगे। ये जो मिल है, ये संयंत्र है रेम्सो आयरन मार्क, इसका मालिक कौन है, कोई है, उसे हम आयरन मास्टर कहेंगे, यानी लोहे की जो कारखाना है इसका मालिक। उन दिनों रेम्सो आयरन मिल का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, हु जिसकी ग्रेटेस्ट, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, एम्बिशन इच्छा या महत्वाकांक्षा, वास थी, टू शिप आउट, शिप आउट बाहर भेजने की, गुड आयरन अच्छा लोहा, टू द मार्केट बाज़ार में, जिसकी बड़ी इच्छा थी कि अच्छा लोहा बाज़ार में भेजा जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। ही वॉच्ड, ही उसने, वॉच्ड देखा, देखो वॉच भी होता है देखना, सी भी देखना, लुक भी देखना, ऑब्जर्व भी देखना। देखने के अलग अलग ढंग हैं, कभी हम सामान्यतः यूँ ही देखते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं है, कभी ध्यानपूर्वक देखते हैं, कई बार उसमें से कुछ निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो इन्हीं के आधार पर इनको अलग अलग किया है, इनकी मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे सी देखना, मैंने किसी को देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कोई ध्यान नहीं दिया, नॉर्मली देखा तो सी। किसी को ध्यानपूर्वक देखा तो वॉच,
और किसी का प्रेक्षण करना हो तो ऑब्जर्व, वो भी एक प्रकार का देखना है, लेकिन उसमें कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं या फिर बड़े वैज्ञानिक ढंग से देखा जाता है वस्तु को। तो वाचुड देखा बोथ, वाचुड देखा करता था या देखता था बोथ दोनों, नाइट एंड डे, दिन और रात या रात या दिन, टू सी देखने, दैट द वर्क की काम, वाज डन किया गया है, एज वेल एज पॉसिबल कि जितना संभव हो सकता था या जितना काम हो सकता था, वह रात और दिन यह देखने जरूर आता कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, जितना काम हो सकता था उतना काम हुआ है या नहीं। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इसी क्षण, ही वह केम आता, इनटू द फोर्ज ढलाई भट्टी में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली, वन एक, हिज उसके, नाइटली रात्रि के, राउंड्स चक्रों के या भ्रमण के, ऑफ इंस्पेक्शन निरीक्षण के, और ठीक इसी क्षण वह अपने रात्रि के निरीक्षण के चक्रों के दौरान ढलाई भट्टी में आता। एक साथ सुने, उस आभार व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। वह वहाँ बात करने को नहीं आया था, अपने स्वयं को गर्म करने और सोने आया था। उन दिनों रैम, जो आयरन मिल का मालिक, एक बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि बाज़ार में अच्छा लोहा भेजा जाए। वह दिन और रात यह देखने आता या देखा करता कि काम उतना हुआ है या नहीं जितना हो सकता था, जितना संभव था, और ठीक इसी क्षण वह अपनी रात्रि के निरीक्षण के चक्करों के दौरान ढलाई भट्टी में आता। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, प्राकृतिक रूप से या सहज भाव से, द फर्स्ट थिंग पहली चीज़, ही सा उसने देखी, was थी, द टोल लंबा, रैगमफिन फटियाल व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े क्या फटे हों, फटियाल व्यक्ति, हु जो कि, हैड ईज्ड, ईज होता आसान, एज्ड आसान कर दी, हिज वे उसका रास्ता, सो क्लोज इतनी निकट या पास में, टू द फर्नेस भट्टी के, दैट जिससे कि स्टीम भाप रोज उठती थी, फ्रॉम से हिज वेट रैक्स, हिज उसके वेट गीले, रैक्स चिथड़ों से या कपड़ों से। प्राकृतिक रूप से उसने पहली चीज़ देखी थी कि, पहली चीज़ क्या देखी, एक लंबा फटियाल व्यक्ति जो कि भट्टी के बहुत ज़्यादा निकट बैठा हुआ है या खिसक गया है, जिसके गीले कपड़ों से भाप उठती थी। यहाँ ईज्ड आसान कर दी, इसका इतना अर्थ नहीं लेंगे, बस वो भट्टी के पास बैठा हुआ है और इतने पास कि उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली deigned to look at the stranger. The iron master did not follow, not नहीं, follow अनुसरण किया, to look नहीं, example, the example उदाहरण का, of the blacksmiths लोहारों की, who जिन्होंने, had hardly बड़ी मुश्किल से, deigned दिया, deigned इसका अर्थ देते या मानते, टू लुक देखना, एट द स्ट्रेंजर अजनबी की ओर। उस आयरन मास्टर ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से ही अजनबी की ओर देखा था। उन लोहारों ने क्या है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, उस घुमक्कड़ व्यक्ति की ओर बस, और ध्यान दिया भी थोड़ा बहुत, और तब दिया जब वो भट्टी के निकट बैठ गया था या पहुंच गया था, बहुत हल्का ध्यान दिया था। लेकिन आयरन मास्टर ने उनके उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, यानी उनके जैसा व्यवहार नहीं किया या उनके जैसा नहीं किया। वो सीधा आया और उसने सीधा उसी को देखा। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face.
ही वॉकड वह चला, क्लोज अप उसके निकट, टू हिम उसके, वह उसके पास चलकर गया, लुक्ड देखा, हिम उसे, ओवर वेरी केयरफुली, ओवर यानी पूरे को देखा, वेरी केयरफुली बहुत सावधानी पूर्वक, वह उसके पास चलकर गया, उसे बड़े सावधानी पूर्वक देखा, उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा। देन तब टोर ऑफ, टोर का अर्थ फाड़ दिया, लेकिन इसका अर्थ लेंगे टोर ऑफ का उतार दिया। हिज उसकी स्लाउच ढीली, हेड टोपी को, टू गेट प्राप्त करने के लिए, ए बेटर एक बेहतर या उससे अच्छा, व्यू दृश्य, ऑफ हिज फेस उसके चेहरे का। तब उसने अपनी ढीली टोपी को उतार दिया उसके चेहरे का अच्छा दृश्य प्राप्त करने के लिए, यानी उसका चेहरा अच्छे से देखने के लिए उस आयरन मास्टर ने अपनी टोपी उतार दी, और वो टोपी कैसी थी, ढीली, स्लाउच। इच्छा ने प्राकृतिक रूप से पहली बात थी जो उसने देखी कि लंबा फटियाल व्यक्ति जो कि भट्टी के बहुत ज़्यादा निकट बैठा हुआ था, जिसके गीले कपड़ों से भाप उड़ती थी। आयरन मास्टर ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अजनबी की ओर देखा था। वह उसके पास चलकर गया, उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा, और तब उसने अपनी टोपी को उतार दिया, ढीली टोपी को उतार दिया उसके चेहरे का अच्छा दृश्य प्राप्त करने के लिए। अब देखें आगे, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सेड। अब देखिए क्या होता, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को, जो चूहेदानियों वाला व्यक्ति है, उसको उस आयरन मास्टर ने देखा है बड़े ध्यानपूर्वक। अब क्या हो रहा है, बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में, इट इज़ यह है, यू तुम, नील्स ओलोफ, ही सेड उसने कहा, लेकिन वास्तव में यह तुम हो, नील्स ओलोफ उसने कहा। हाउ यू डू लुक, हाउ कैसा, यू तुम, डू लुक दिखाई देते हो, तुम कैसे दिखाई देते हो। इसने इसे पहचाना है लेकिन अलग नाम से, इससे कहा है आयरन मास्टर ने नील्स ओलोफ, इसकी जान पहचान का कोई व्यक्ति रहा होगा तब अलग दिखता होगा, अब अलग है, यही कह रहा कि तुम कैसे दिखते हो। The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramsey and did not even know what his name was. The man, आदमी, with the red traps, चूहेदानी वाले आदमी ने, had never, कभी नहीं, before के पहले, seen देखा, the iron master, उस आयरन मास्टर को, at Ramsey में, उस चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने उस आयरन मास्टर को रैम्सो में पहले कभी नहीं देखा था। अब देखता भी कहाँ से, पहले कभी रैम्सो आया भी नहीं, आता तो देखता, लेकिन नहीं देखा। एंड और डिड नॉट इवन, नॉट नहीं, इवन यहाँ तक कि नो जानता था, वाट क्या, हिज नेम उसका नाम वास था, और यहाँ तक कि यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। जब देखा ही नहीं तो नाम कहाँ से जाने। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को नहीं देखा फिर भी नाम जानते हैं, हाँ वो है, सुना होता है, लेकिन उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, बट लेकिन, इट यह अकर्ड घटित हुआ, टू हिम उसके साथ, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ, दैट इफ यदि द फाइन जेंटलमैन, फाइन अच्छा, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, थॉट सोचता है नहीं था, सोचता था या सोच रहा, ही वह, वास था, एन ओल्ड एक पुराना, एक्वेंटेंस यानी जान पहचान का या परिचित व्यक्ति या जानकार, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ और उसने सोचा यदि यह अच्छा सज्जन व्यक्ति सोचता था कि वह उसकी पुरानी जान पहचान का व्यक्ति है, परिचित व्यक्ति है नहीं था। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, ही वह, माइट यहाँ संभावना है, परहैप्स शायद, थ्रो फेंक दे, हिम उसके लिए, एक कपल एक जोड़ा, ऑफ क्रोनोर
हो सकता है शायद वह उसे एक जोड़ा क्रोनोर दे दे, थ्रो फेंकना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या लेंगे, दे दे। हो सकता है शायद वह उसे एक जोड़ी क्रोनोर दे दे। अब एक जोड़ी कैसे देगा ये तो पता नहीं। क्रोनोर यानी उनकी जो धनराशि है, मुद्रा है। अब एक जोड़ी में 2 नोट देगा या क्या होगा, एक जोड़ा का तो कोई पता नहीं कैसे नोट देगा, 5-5 के, 10-10 के, उनके हिसाब से जैसे हैं। लेकिन हाँ, वो धनराशि दे सकता था। क्यों? वो उसकी पुरानी जान पहचान का व्यक्ति, उसे लग रहा था अब उसकी हालत ख़राब है। आयरन मास्टर को ऐसा लगे कि उसे कोई पुरानी जान पहचान का व्यक्ति है, इसके पास अब पैसे भी नहीं हैं, इसके गरीब देने या गरीब स्थिति में है, तो इसे पैसे दे दूँ। ऐसा वो चूहेदानी वाला व्यक्ति सोच रहा है कि ये मुझे जानता है, ऐसा मुझे पैसे दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। देयरफॉर इसलिए, ही उसने, डिड नॉट वांट नहीं चाहा, टू अनडिसीव, अनडिसीव करते भ्रम दूर करना, हिम उसका, ऑल एट वंस तभी या तुरंत, इसलिए उसने उसका भ्रम दूर करना नहीं चाहा। किस लिए? कि हो सकता है ये मुझे कुछ धनराशि दे दे, मेरी सहायता कर दे, अपना मित्र समझकर, अपना जान पहचान का व्यक्ति समझकर। इसलिए उसने उसे नहीं बताया कि मैं नील सोलोफ नहीं हूँ, वह व्यक्ति नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। इसका इच्छा सुने, लेकिन वास्तव में यह तो तुम हो, नील सोलोफ। उसने कहा, तुम कैसे दिखाई देते हो? चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने इससे पहले उस रैमजो में आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, और यहाँ तक कि वह उसका नाम तक भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ। अच्छा सज्जन व्यक्ति सोचता है कि वह उसकी पुरानी जान पहचान का व्यक्ति है, हो सकता है शायद वह उसे कुछ क्रोनोर दे दे, इसलिए उसने उसका भ्रम दूर करने का प्रयास नहीं किया, या उसने नहीं चाहा कि वह उसे उसका भ्रम दूर करे। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। यस हाँ, गॉड भगवान, नोज जानता है, थिंग्स चीज़ें, हैव गॉन गई हैं, डाउन हिल यानी खराब स्थिति में, विद मी मेरे साथ, ही सेड उसने कहा। हाँ, भगवान जानता है कि चीज़ें खराब हुई हैं, उसने कहा, यानी मेरे साथ गड़बड़ हुई है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान जानता है। ऐसा किसने कहा? उस चूहेदानी वाले व्यक्ति ने। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। यू तुम्हें, शुड नॉट हैव रिजाइंड नहीं चाहिए था, रिजाइन देना या इस्तीफा देना, फ्रॉम द रेजिमेंट रेजिमेंट से, सेड कहा, द आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने। आयरन मास्टर ने कहा, तो मैं रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, दैट जो कि, वाज थी, द मिस्टेक गलती, जो कि गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। इफ़ यदि, ओनली केवल, आई में, हैड स्टिल अभी भी कब? जब इसने इस्तीफा दिया तब की बात कर रहा है। बीन इन द सर्विस, उस सर्विस में होता, सेवा में होता, एट द टाइम उस समय, इट यह, नेवर कभी नहीं, वुड हैव हैपन्ड घटित होता या ऐसा हुआ होता। लेकिन यदि मैं उस समय भी सेवा में होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता, यानी मैं आपको इस्तीफा नहीं देने देता। ये जो आयरन मास्टर है, ये पहले आर्मी में काम कर चुका है, एक सोल्जर के रूप में, एक रेजिमेंट में काम किया है, इसे लगा है। उसमें एक दूसरा और सोल्जर है, उसका नाम है नील सोलोफ। ये सोच रहा है ये वही व्यक्ति है, और उसने रेजिमेंट से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। ये कह रहा है, मेरा, अगर मैं भी उस समय होता उस रेजिमेंट में, तो मैं तुम्हें इस्तीफा नहीं देने देता, और ऐसा नहीं हुआ होता, तुम्हारी इतनी तंगाल स्थिति नहीं होती, आज तुम फटेहाल में नहीं होते। ऐसा वो आयरन मास्टर सोच रहा है और इसे कह रहा है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। वेल ठीक है, अच्छा है, जो हुआ ठीक है। नाउ अब, ऑफ कोर्स वास्तव में, यू तुम, विल कम आओगे, होम घर, विद मी मेरे साथ। ठीक है, जो हो गया होना था,
अब जैसे भी स्थिति में हो कोई बात नहीं, अब अच्छा है, लेकिन अब वास्तव में तुम मेरे साथ घर आओगे। अब इसके लिए निमंत्रण दे रहा है। इसका एक साथ सुने। हाँ, भगवान जानता है कि समय के साथ मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे साथ कुछ चीज़ें खराब हुई हैं। उसने कहा तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा, जो कि गलती थी। यदि मैं उस समय भी सेवा में होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, अब तुम वास्तव में मेरे साथ घर आओगे। अब इसके बाद क्या होता है ये जानेंगे इस अगली वीडियो में कि आयरन मास्टर उसको घर ले जाता है या नहीं। घर ले जाता तो आगे क्या होता है, उसको पुलिस पकड़ती है या नहीं, क्योंकि उसने 30 करोड़ नोट चोरी थी और वो पहचान लेगा तो उसे पुलिस को भी सौंप सकता है, या क्या होता आगे इसको जानेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। तब तक खूब पढ़ें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।